पाकिस्तान से वीज़े प्रोसेस नहीं हो रहे, स्पेसिफिकली एम्बेसी से कांटेक्ट आपने फौरन ही नहीं करना। आपने यूके का वीज़ा अप्लाई किया था लेकिन आपका वीज़ा नहीं आया, अब तक वीज़ा डिले है, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक लाजमी देखिएगा बिकॉज इसमें मैं आपको सारे रीजंस बताऊंगी कि वीज़ास क्यों डिले हो रहे हैं और उसका सोल्यूशन भी बताऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसिफाइड उम्मे। और आज की वीडियो वीज़ा डिलेस के बारे में है। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि हमने इस तारीख को वीज़ा अप्लाई किया था, हमारा अब तक वीज़ा नहीं आया, बायोमेट्रिक्स भी हो गए, इंटरव्यू भी हो गया, अब वीज़ा क्यों नहीं आ रहा। और बहुत सारे लोग पाकिस्तान में जो मुझे देख रहे हैं तो उनकी शिकायत है कि हमारे जब हम वीज़ा फाइल करते हैं एक स्टैंडर्ड ईमेल आ रही है नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड की, और उसके बाद वीज़े का कोई पता ही नहीं चलता, भूल जाते हैं वो वीज़ा देना। तो क्या क्या हो रहा है और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स को यही ईमेल्स आ रही हैं और हमारे वीज़े नहीं आ रहे। तो सबसे पहली वजह जो वीज़ा डिलेज की है वो है रश। उनके पास इस वक्त लोड बहुत ज़्यादा होता है और जब भी कोई बड़ा इनटेक आता है सितंबर या जनवरी, तो इसी तरीके से थोड़े थोड़े डिलेज होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो कुछ हो रहा है ये पहले कभी भी नहीं हुआ। डिलेज लाजमी होते थे बट इतने ज़्यादा नहीं होते थे। लोगों ने नवंबर अक्टूबर से वीज़ास फाइल किए हैं और उनके अब तक वीज़ा नहीं आए। स्टडी वीज़ा जो कि एम्बेसी प्रायोरिटी पर देती है, प्रायोरिटी पर देने से मेरी मुराद ये है कि जब इनटेक का टाइम होता है, यानी कि जब सितंबर आता है या जब जनवरी आता है, तो बाकी तमाम वीज़ा कैटेगरीज जो हैं उनकी प्रोसेसिंग को थोड़ा थोड़ा स्लो करके एम्बेसी की कोशिश होती है कि सबसे जल्दी स्टडी वीज़ा जो है उनको निकाला जाए विद इन देयर टाइम फ्रेम, 3 हफ्ते के टाइम में, ताकि स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लासेस शुरू कर सकें और कोई बैकलॉग जमा ना हो। सितंबर इनटेक में भी इनके पास बहुत ज़्यादा क्योंकि लोड था, तो उसमें इन्होंने ये किया कि सिर्फ स्टूडेंट्स को वीज़े दे दिए और डिपेंडेंट्स के वीज़े रोक लिए। डिपेंडेंट्स को इन्होंने आराम आराम से वीज़े दिए और अभी तक भी कुछ डिपेंडेंट्स हैं जिनको वीज़े नहीं मिले। वजह उसकी ये थी कि सब स्टूडेंट्स को पता था कि जनवरी इनटेक से डिपेंडेंट्स बंद हो रहे हैं यूके के अंदर, और उन्होंने जितने भी लोग थे जिन्हें अपने साथ डिपेंडेंट्स लाने थे उन्होंने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस फाइल की इन द एम्बेसी ताकि वो अपने डिपेंडेंट्स के साथ ट्रैवल कर सके। अब उसमें यह हुआ कि क्योंकि लोड इतना बड़ा तो उन्होंने स्टूडेंट्स को वीज़ाज इशू कर दिए और डिपेंडेंट्स के वीज़ाज उन्होंने रोक लिए, जिसको अब वो आराम आराम से केस बाय केस देखकर प्रोसेस कर रहे हैं। तो बैकलॉग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अब ये हुआ है कि आपको पता है कि ये जब से सैलरी थ्रेशोल्ड का आया है कि बढ़ा रहे हैं, अप्रैल में 38,700 कर देंगे, वर्क वीज़ास का लोड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्पेशली विद इन द यूके से। जो लोग ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं वो धड़ाधड़ वर्क वीज़ाज अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे उन्हें चांस मिल रहा है, और बहुत सारे लोग वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं विद देयर डिपेंडेंट्स, जिसकी वजह से भी लोड एक्स्ट्रा है। और विद इन द यूके भी वीज़ाज जो लोग लेना चाहते हैं या स्विच करना चाहते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा रश हुआ है। अगली वजह इसके अंदर ये है कि आप लोगों के अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम निकल आए तो इशू आता है, ठीक है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट्स में कुछ मिस्टेक है या एक से ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट्स हैं तो भी आपके वीज़ा की प्रोसेसिंग डिले का शिकार होती है। जो एप्लीकेशंस तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं उनको वो फिर भी जल्दी प्रोसेस कर देते हैं, बट वो एप्लीकेशन जिसमें थोड़ा सा भी उनको डाउट आ जाए या थोड़ा सा भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाए उसको वो फिर रोक लेते हैं और उसकी तसल्ली से स्क्रूटनी होती है। स्टडी वीज़ा पर पिछले 1-2 सालों में फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हुए हैं फेक डॉक्यूमेंटेशन की वजह से और फेक चीज़ों की वजह से। तो एम्बेसी शायद पहले थोड़ा लीनियंसी कर भी देती हो, बट अब पिछले 2-3 सालों से ये पैटर्न मैं देख रही हूँ कि एम्बेसी एक एक स्टूडेंट की ख़ास तौर पे जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसको वो वेरीफाई करवाते हैं, चाहे अब उसमें जितना भी टाइम लगे। एक उनका प्रोसीजर है, वो उसको उन्होंने फॉलो करना ही करना है। वो आपके बैंक से लाजमी रब्ता करते हैं बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करने के लिए। इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हमने प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई किया और हमारा वीज़ा प्रायोरिटी में नहीं आया, बल्कि उल्टा हमें एनएसएफ की ईमेल आ गई। वजह उसकी यही है कि उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होता है, तो जब तक वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करेंगे वो आपको वीज़ा नहीं देंगे। आप प्रायोरिटी लगाते हो तो ऑब्वियसली वो आपको एनएसएफ ईमेल इसलिए भेजते हैं आपको ये बताने के लिए कि आपका वीज़ा विद इन अ वीक प्रोसेस नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन और हमें आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करनी है। अब इसमें अगली बात ये कर लेते हैं कि अगर आपका एम्बेसी इंटरव्यू आना है, एम्बेसी इंटरव्यू की वजह से भी बहुत सारे लोगों के वीज़ाज डिले हुए हैं।
स्लॉट आपको पता है लिमिटेड होती हैं एम्बेसी इंटरव्यूज़ की, तो इस वजह से भी बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। बिकॉज अगर आप वेट कर रहे हो 1 महीने से ज़्यादा आपको हो गया, आपकी एप्लीकेशन अभी तक प्रोसेसिंग में है, तो बहुत चांसेस हैं कि आपका इंटरव्यू आना होगा। बट दे आर वेटिंग फॉर अ स्लॉट। जैसे ही उनको स्लॉट मिलेगा, कोई टाइम फारिग मिलेगा, वो उस स्लॉट में आपको बुक करके आपको ईमेल सेंड कर देंगे कि आपका इस टाइम पर, इस डेट पर एम्बेसी इंटरव्यू है और आपको आना है, या ऑनलाइन आपका होगा जैसे भी। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपका वीज़ा अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ। और इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी वजूहात हो सकती हैं, ठीक है। आपके डिपेंडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू निकल सकता है, डिपेंडेंट्स का भी इंटरव्यू हो सकता है अगर वो अलग से वीज़ा फाइल कर रहे हैं, अपने मेन एप्लीकेंट के साथ वीज़ा फाइल नहीं कर रहे। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। बट कुछ जो मेजर कॉजेज़ हैं जो इस वक्त हो रहे हैं, वो मैंने आपको बता दी कि वीज़े क्यों नहीं आ रहे। बाकी बात रही कि पाकिस्तान से वीज़े प्रोसेस नहीं हो रहे स्पेसिफिकली, तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान से आपको पता है बहुत ज़्यादा बच्चे वीज़ा फाइल कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। और ऑलरेडी पास्ट में कुछ बैंक्स हैं पाकिस्तान में जो कि ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं, जिनकी बैंक स्टेटमेंट आप लगाओगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे जो बैंक्स हैं उनको आपने हर सूरत में अवॉइड करना है। और इसलिए भी पाकिस्तान से वीज़ास की जो स्क्रूटनी है वो बहुत ज़्यादा होती है अब, क्योंकि प्रीवियसली फ्रॉड्स हो चुके हैं। बैंक्स के इन्वॉल्व थे, पूरे पूरे बैंक्स इन्वॉल्व थे, जहाँ पर फेक डॉक्यूमेंटेशंस तैयार होती थी और फेक बैंक स्टेटमेंट्स तैयार होती थी, जिसकी वजह से वो बैंक तो ब्लैक लिस्ट हुए ही हुए, लेकिन साथ में बाकी लोगों के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। बिकॉज अब वो सख्ती से चेक करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं या नहीं हैं। NSF ईमेल अगर आपको आ रही है, उससे आपने इतना ज़्यादा नहीं घबराना। NSF ईमेल वो सबको सेंड कर रहे हैं। वजह उसकी यही है कि वो वीज़ा प्रोसेसिंग में डिलेज हैं, टाइमली प्रोसेस नहीं हो रहा। इसकी वजह से आपको वो एक ईमेल भेज देते हैं ताकि आप परेशान ना हो और आपको पता हो कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस में है, हो रही है, बट डिलेज हैं। तो इसमें कोई इतना घबराने की बात नहीं है। अब कुछ सॉल्यूशंस, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हो ताकि आपका स्ट्रेस कम हो जाए, क्योंकि इन चीज़ों से मुझे पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। जब आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फाइल कर देते हो आप, उसके बाद एक एक दिन आपके लिए भारी होता जाता है। आप गिन रहे होते हो कि इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, ठीक है। तो इसमें कुछ टिप्स जो मैं आपको बताऊंगी, आपने ध्यान से सुननी है। सबसे पहली, कॉन्टैक्ट योर यूनिवर्सिटी। अगर आपका जनवरी स्टार्ट कोर्स है और आपका एम्प्लॉयर वीज़ा है, स्पॉन्सर वीज़ा है, और आपकी एक स्टार्ट डेट थी वर्क की, और आपको लगता है मैं इस डेट तक नहीं पहुंच सकूंगा, तो आपका काम है कि सबसे पहले आप अपने स्पॉन्सर से कांटेक्ट करें। चाहे वो यूनिवर्सिटी है या चाहे वो आपका एम्प्लॉयर है, उसको आप बताएं। आप उसको अपनी वो ईमेल सेंड कर सकते हैं जो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जिस दिन आपने फाइल की थी, तो आपको एक ईमेल आती है कि आपका वीज़ा फाइल हो गया और हमने आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया है। वो जो ईमेल है उसमें आप अपना जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आप हाइड कर दो, लेकिन उससे एटलीस्ट आपके स्पॉन्सर को ये यकीन आ जाएगा कि आप झूठ नहीं बोल रहे, और आप उन्हें एक प्रूफ प्रोवाइड कर रहे हो कि भाई इस डेट को मैंने वीज़ा फाइल किया था, मेरी मिस्टेक नहीं है, वीज़ा नहीं आया अभी तक, ठीक है ना। तो प्रूफ ज़रूर देना है आपने। एप्लीकेशन जो आपकी है वीज़ा सबमिट होने की, वो एप्लीकेशन, उसमें आप अपना जो रेफरेंस नंबर होता है वो आप हाइड कर दो, और भी कोई डिटेल है तो उसे आप हाइड कर दो, लेकिन डेट आपकी विजिबल रहे। वो आप एप्लीकेशन फॉरवर्ड करो, साथ में आप एक ईमेल लिखो कि ये मसला है, मैंने इस तारीख को वीज़ा फाइल किया था, प्रूफ इज़ अटैच्ड विद दिस ईमेल, मेरा वीज़ा अब तक नहीं आया, प्लीज़ मुझे एक्सटेंशन दी जाए। तो वो आपको एक्सटेंशन दे देंगे। स्पेशली जब आप उन्हें प्रूफ प्रोवाइड करोगे तो वो आपको ज़रूर एक्सटेंशन ग्रांट कर देंगे 2-3 हफ्ते की। एक तो काम आप ये करो। अगला काम है एम्बेसी से कांटेक्ट। एम्बेसी से कांटेक्ट आपने फ़ौरन ही नहीं कर लेना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं क्योंकि स्ट्रेस में होते हैं, उन्हें एंजाइटी हो रही होती है, तो वो ये करते हैं कि वीज़ा फाइल करते हैं और साथ ही 3-4 दिन के बाद वो अपना पेड इंक्वायरी कर देते हैं। ये नहीं करना आपने, ठीक है। इससे आपका केस मज़ीद कॉम्प्लिकेट होगा। आपने इंतज़ार करना है। अगर आपका स्टैंडर्ड वीज़ा था तो 15 दिन वेट करें, 15 वर्किंग डेज यानी कि 3 वीक्स। प्रायोरिटी वीज़ा था तो 1 वीक इंतज़ार करें, 7 डेज, और उसके बाद आपने पेड इंक्वायरी करनी है, ठीक है। उससे एम्बेसी को ये पता चलता है कि इस बंदे ने अपना पूरा प्रोसेसिंग टाइम का इंतज़ार किया है और उसके बाद हमें ईमेल सेंड की है, तो फिर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी कंप्लेंट को, आपकी रिक्वेस्ट को देखते हैं, और चांसेस होते हैं कि ज़्यादा जल्दी आपका काम प्रोसेस हो जाए। एक दफ़ा आपने एप्लीकेशन डाल दी, यानी कि आपने पेड इंक्वायरी कर ली, उसके बाद आपने वेट करना है
फिर 1-2 हफ्ते वेट करके फिर आपने, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप एक और पेड इंक्वायरी कर सकते हो, बट उससे पहले आपने नहीं करनी। इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो उम्मीद है आपका वीज़ा जल्दी आ जाएगा। बाकी वीज़ा को जल्दी करने के लिए जो चीज़ें होती है, यानी कि बैंक स्टेटमेंट सिंगल आप एक लगाएं, और अपनी एप्लीकेशन में आप कोई मिस्टेक ना करें। अगर आपका प्रीवियस कोई वीज़ा आपका रिजेक्ट हुआ है, उसको आपने हाइड नहीं करना है। आपके अगर साथ में डिपेंडेंट्स हैं तो उनको आपने अगर ऐड करना है अपनी एप्लीकेशन में, तो आपके फंड्स पूरे होने चाहिए। ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है ताकि आपका वीज़ा जल्दी प्रोसेस हो जाए। सो मैंने एक व्लॉग भी रिकॉर्ड किया है एंड इट्स माय फर्स्ट व्लॉग, तो मुझे नहीं पता कि कैसा व्लॉग बनाते हैं और कैसे उसको करते हैं, बट मैं बहुत जल्द उसको अपलोड करूंगी अपने चैनल पर। मैंने व्लॉग बनाया है अपने पूरे दिन के बारे में कि मैं एज अ PhD स्टूडेंट एंड एज अ मम मेरा दिन कैसा गुजरता है वर्क फ्रॉम होम जब मैं कर रही होती हूँ। तो मैं एडिट कर रही हूँ, अपलोड भी कर दूंगी, बट मुझे बहुत नर्वसनेस है उसको अपलोड करते हुए। तो आप लोगों ने उसको भी इसी तरीके से प्यार देना है जैसे आप बाकी वीडियोस को देते हैं, और फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप मज़ीद व्लॉग टाइप कंटेंट देखना चाहते हैं या नहीं, या इस तरह की टॉक हेड वीडियोस ही आपको ज़्यादा सही लगती हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि व्लॉग्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू नाउ ऐड मोर एस्पेक्ट्स टू माय चैनल, जिससे आप लोगों को कुछ मज़ीद इनसाइट्स मिलें अबाउट लाइफ इन UK। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना फीडबैक और ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप कैसा कंटेंट देखना चाहते हैं। सो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून इन अनदर वीडियो। बाय बाय।